तो कैसे आज हम लोग 2-3 चीज़ कवर करने हैं। हाँ जी बोलो। अरे मेरा साइन आप ही कर दो। हाँ होमवर्क करके आना, बैठ। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आगे चलता हूँ। हाँ बेटा देखो क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है तो फिर रिदम बिगड़ जाता है ना, इस वजह से मैं कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाना चाह रहा हूँ। तुमको जगह ना हो तो तुम क्या करो, चेंज कर लो कहीं बस कोई और दिख ही नहीं रहा। इधर 3-3 लोग कैसे बैठ जाते हैं, इधर 2 ही लोग। ठीक है अब पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो चलो क्या करते हैं बेटा, मेरे को बहुत काम करना है, बहुत सारे काम भी करने हैं, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ पहले। और मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ खुद ही भूल गया हूँ। देखो सुनो, अब हम लोग क्या करने वाले बेटा, मैं आपको बता दिया था कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, जिसको हम लोग बोले थे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही बोल के रखे थे ना। अब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तो सीख गए थे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब हिंदी में बोलूँ तो ध्रुवीय एवं अध्रुवीय। तो हेडिंग डाल लो यहाँ पर और लिखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड को हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। एक कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। एक का नाम मैंने दे रखा है क्या, दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरे वाले को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो क्या करना है आपको, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब होता है अभी मैं समझाता हूं। देखो कैसे, एक चीज और बेटा, सिमिलरली कभी कभी क्या होता है ना, वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स नहीं बोलता है, कोवेलेंट कंपाउंड बोल देता है। तो उनका मतलब ये एग्जैक्ट इसी टाइप का होता है, पर ये नहीं है। लेकिन क्या क्या लिखना मैं आपको बता दूंगा। जैसे कोवेलेंट अगर कंपाउंड भी बोलोगे तो वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और दोनों में लगभग मिलता जुलता है, पर लिखना क्या मैं आपको बता दूंगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि पोलर बॉन्ड, मैं बताता हूं पहले, रुक जाओ पहले क्या कर लेता हूं बेटा। देखो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, जिसमें अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसमें अगर ए और बी ये दोनों के दोनों डिफरेंट एटम होने चाहिए। देखो ये ए है ना और ये बी, क्या दोनों सेम है? मतलब ये क्या बेटा, डी सिमिलर एलिमेंट्स हैं। और अगर डी सिमिलर एलिमेंट के बीच में कभी भी बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो वो ज़्यादातर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। मतलब जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं, बताओ H और Cl के बीच में, बताओ हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या सेम है? अलग अलग है ना। इसका मतलब ये डी सिमिलर एटम है, असमान अणु हैं, असमान एटम्स हैं, और असमान एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो ज़्यादातर चांसेस है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए। लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब वो सिमिलर एटम के बीच बने। मतलब कि Cl2 जैसे कि ClCl, आप चाहो तो F2 मतलब कि FF, आप चाहो तो लिख सकते हो H2 जैसे कि HH। देखो यहाँ पर क्या होगा, अब मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे एक रीजन है। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट सीख चुका होगा कि पोलर हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर डाइपोल दिखाई देना। तो बताओ क्लोरीन, पहले आप शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर देख लो, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होगा, दोनों एटम्स के बीच में। मैंने अभी बता रखा था जब मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था तब की बात है। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मैं सिखाया था कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन्स दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम के बीच में हुआ करते थे, ये बता के रखा था ना। तो सिमिलरली मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब क्या करोगे आप, बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन कंपेयर में, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर जैसे खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। कंप्लीटली नहीं बोल रहा हूं, पार्शियल, पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से आएगा। ठीक है, जितना इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण क्लोरीन शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप देखो क्लोरीन पे नेगेटिव दिखाई दे रहा हो, इसे पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा, 2 पोल दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल। तो क्या बोल सकता हूं बेटा, इस मॉलिक्यूल्स में इसमें क्या दिखाई दे रहा होगा, तो डाइपोल दिखाई दे रहा
रहा होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डाइपोल दिखाई देते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोल देते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स अलग अलग टाइप्स के हों। यहां चेक करके देखते हैं क्या यहां पर कोई डाइपोल जनरेट हो सकता है, चेक करके देखो। बताओ बेटा, इधर से नहीं दिखाई देगा ना, इधर से लिखता हूं। बताओ क्लोरीन क्लोरीन के बीच का शेयर्ड पेल्ट्रॉन्स दोनों क्लोरीन के बीच में होगा, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो जितनी टेंडेंसी के साथ ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा उतनी ही टेंडेंसी के साथ ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो मुझे बता दो ये इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड शिफ्ट हो पाएगा? और शिफ्ट नहीं होगा तो कोई चार्ज भी डेवलप नहीं होंगे, और चार्ज डेवलप नहीं होगा तो यहाँ पर डाइपोल जनरेट नहीं होगा, और डाइपोल जनरेट नहीं होगा तो क्या हम इसको पोलर बोल सकते हैं? इसका मतलब साफ पता चल चुका है कि पोलर तभी बनेगा जब दोनों एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग टाइप्स के हों। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर आ गया बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, जनरली ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जिसके नहीं, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जिनके अंदर में पोलर बॉन्ड होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं, और जिनमें नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं उसको हम नॉन पोलर कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, कुछ कुछ केसेस के अंदर में, जैसे मैं आपको बताता हूं CH4, ये काम करना, जैसे एग्जांपल के तौर बताता हूं CH4। आप देखोगे कि ये तो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो इनके बीच में डाइपोल जनरेट होना चाहिए था, और डाइपोल जनरेट होगा तो कौन सा बॉन्ड, कौन सा मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे? ये पोलर। लेकिन ये पोलर नहीं होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वही मैं बताया कि ज़्यादातर केस में ऐसे हो सकते हैं, पर कभी हर समय ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहले इन दोनों पॉइंट को लिखो, फिर मैं आपको आगे भी लिखवाता हूँ क्या करना है करके। पहले लिख लो बेटा। हाँ, तो पहले यहाँ पास ये हेडिंग डालो, लिख लिया हो क्या हेडिंग? हाँ, तो पहले इधर लिखो बेटा, इधर, उसके बाद इसको कॉपी करिएगा ना। पहले लिखो पोलर बॉन्ड के साइड में। हाँ, लिखिएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एलिमेंट्स के बीच, डिसिमिलर एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल्स लिखना, डिसिमिलर एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल्स के बीच प्रेजेंट होते हैं। हो गया? डिसिमिलर एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल्स के बीच प्रेजेंट होते हैं। और इधर क्या लिखोगे बेटा? सिमिलर एलिमेंट्स के बीच प्रेजेंट होते हैं। तो लिख लो इधर क्या लिखोगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एलिमेंट्स के बीच प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा करने के बाद अब इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे आपको और समझाता हूँ। आप लोग क्या लिखोगे? यहाँ पास एक नोट्स लिखना पड़ेगा। नोट्स ये होगा कि मैंने ये बोला कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर में पोलर बॉन्ड होंगे वो पोलर कंपाउंड कहलाएंगे, जो नॉन पोलर बॉन्ड होंगे वो नॉन पोलर कंपाउंड कहलाएंगे। लेकिन हर समय ऐसा हो जरूरी नहीं है, मतलब ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ज़्यादातर ये सही होते हैं। तो लिखो जनरली, हाँ लिखो नोट बना के, जनरली वे कंपाउंड, जनरली वे कंपाउंड जिनमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वे पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। वे पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। जबकि, थोड़ा स्पीड लिखो, जबकि वे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, वे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जिनमें नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं,
वे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जिनमें नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, लिख लिए? अच्छा, आगे लिख देना बेटा, नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब यह हमेशा सत्य नहीं है। ठीक है, जनरली ऐसा होगा, सामान्यता हमने लिखे हैं, मतलब ज़्यादातर केसेस के अंदर में, पर हमें कैसे लिखेंगे हिंदी में? नहीं, सामान्यता पहले लिखवा ली हो ना, मैं जनरली करके। क्या लिखेंगे बेटा? यह कथन हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू। हो गया। अब देखो काम की बात पर आते हैं। अब देखो बेटा, अब से स्टार्ट हो गया नया टॉपिक्स। नया टॉपिक्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है भाई, ये कंपटीशन का फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से उठाना ही उठाना है आपको 100%। आप कोई भी पेपर्स देख के देखो, यहाँ तक हमारे पेपर के अंदर में भी आता है, तो आप लोग में तो आएगा ही आएगा, चाहे वो BSc नर्सिंग हो जाए, चाहे नीट हो जाए, चाहे जेई हो जाए, चाहे कोई पेपर हो, आना ही आना है। तो ध्यान देना क्या करने वाले, यहाँ पास हेडिंग डाल के रखते हैं ओवरलैपिंग्स। और ये ओवरलैपिंग क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस तो गारंटी है, मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ CG बोर्ड वालों के लिए 100% बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आना ही आना है। ओवरलैपिंग, इसको हम लोग हिंदी में बोलना पसंद करेंगे अति व्यापन। और जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको तो ये बात पता होगा, पर नहीं पढ़े हैं वो यहाँ से पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो ओवरलैपिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। नहीं लिख पाया अभी तक? ओवरलैपिंग या अति व्यापन। तो चलो बेटा देखो इधर, मस्त कॉपी पेन छोड़ के क्या बताना है आपको। ओवरलैपिंग का सिंपल मतलब होता है भाई, जब मैं क्या कर रहा था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता था, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, यही था ना। अब इलेक्ट्रॉन्स पाए कहाँ जाते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे, और किन्हीं 2 या 2 से अधिक, या मैं ऐसे बोल दूं कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल का मिलना ओवरलैपिंग कहलाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि ऑर्बिटल का मिक्सिंग को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आर नॉन एज ओवरलैपिंग। हिंदी में कहूँ तो ऑर्बिटल्स का आपस में मिलना ओवरलैपिंग कहलाता है। कैसे? तो पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो लिखो बेटा, ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग को, ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग को ओवरलैपिंग कहते हैं, अति व्यापन कहते हैं। ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग, मेरे ख्याल से लिखे लोगे, इंटरमिक्सिंग को ओवरलैपिंग कहते हैं। अब यहाँ से कॉपी कर लो। ऐसे लग रहा है कि मैं 3rd क्लास को पढ़ा रहा हूँ, वो 2nd क्लास, 2nd में ऐसे लिखाते हैं ना, ABCD वगैरह वगैरह। इंटरमिक्सिंग को ओवरलैपिंग कहते हैं। अब बेटा ध्यान से देख लो क्या करना है अपने को। ऑर्बिटल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कौन कौन से? S भी होता है, PX भी होता है, PY भी होता है, PZ भी होता है। P ऑर्बिटल नहीं होते हैं, P सबसेल्स हैं, PX, PY, PZ, यही ऑर्बिटल्स थे ना। DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, यही पढ़ा है ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब देखो इन सभी ऑर्बिटल्स का मिक्स कराते हैं। जैसे ये कौन सा ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल के साथ मैं इस s ऑर्बिटल को मिला दूं, तो बताओ एक s ऑर्बिटल किसके साथ मिला है?
एस के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग बोलेंगे। चूंकि एस ऑर्बिटल एस के साथ मिल रहा है इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, एस एस ओवरलैपिंग बोलूँगा। बात को मानते हो? अच्छा, ये जरूरी थोड़े कि एस एस से मिले, एस पी से भी मिल सकता है। तो देखो आप यहाँ से एस ऑर्बिटल लिखो और यहाँ पर मैं पी, कौन सा बेटा, पी एक्स ले लिखता हूँ मैं, आप पी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एस के साथ जब पी मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से, ऐसी बनेगा क्या, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, एस पी ओवरलैपिंग। बताओ यहाँ पर ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है कि ये p ऑर्बिटल s के साथ मिले, क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, ps ओवरलैपिंग। लेकिन ध्यान रखना एक बात का, 11th क्लास वालों के लिए बस, आई तो p तो लिखा हूं, अच्छा हाँ, ये p बना लो और यहाँ पर s बना लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ps ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग बोलो या PS ओवरलैपिंग बोलो, दोनों सेम होते हैं, क्योंकि S ही P के साथ मिल रहा है, S इसमें भी PS के साथ मिल रहा है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो आप दोनों को सेम ही बोलोगे, चाहे वो PS के साथ मिले या SP के साथ मिले, दोनों को ओवरलैपिंग हम SP ही बोलेंगे। आप PS बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं दोनों लिख दिया हूँ, ठीक है। आप इन्हीं में से एक को कॉपी कर सकते हो, समझ तो दोनों आया होगा। अब बेटा ये भी तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पर PX लिया है, इस PX को मैंने किसके साथ ओवरलैपिंग करा दिया है, दूसरे PX के साथ करा दिया है, तो आप मुझे बता दो इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, PP ओवरलैपिंग बोल सकते हैं क्या, X भी लिख सकते हो, पर हम क्या बोलेंगे बेटा, P का P के साथ मिलना PP ओवरलैपिंग कहलाता है। तो मैं इसको लिख रहा हूं PP ओवरलैपिंग, चाहो तो PX भी बोल सकते हो। अच्छा, ये भी बता दो, हमें अगर मैं PY को मिला दूं तो क्या बनेगा बेटा, कैसे भाई, PY को आप ऐसे बना लो, इसको मैं इधर से मिला देता हूं कुछ इस तरह से, ऐसे करके, इसी को Y बोल के रखे थे ना हम लोग। ये कौन सा है भाई, PY, ये कौन सा है भाई, तो क्या बन जाएंगे मेरे बच्चों, ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग PY ओवरलैपिंग। बात को मानते हो? अच्छा, अगर P और PZ के साथ मिले तो PZ ओवरलैपिंग बोलेंगे। समझ में आ गया? एकदम कॉपी करो। अभी बचा हुआ, इसको और आगे पढ़ेंगे, पहले से कॉपी कर लो। देखो क्वेश्चन ये था बेटा, इनका क्वेश्चन ये था कि भाई PX के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, PY के साथ कर सकता है, PZ हमने बनाया नहीं तो PZ बना लेते हैं। देखो ये PZ आप ऐसे बनाया करते थे और इसको मैं किसके साथ ओवरलैपिंग करा रहा हूँ, PZ के साथ, तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, PZ ओवरलैपिंग, या सिंपल बोलना चाहो तो PP ओवरलैपिंग बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। ये कैसे बनेगा बेटा, अच्छा प्रिंटिंग एरर, ये क्या है बेटा, ओवरलैपिंग, ठीक है। इतना आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये सेम के साथ कैसे हो सकता है, एक केसेस और है। अभी देखना हमने क्या किया बेटा कि हमने PP ऑर्बिटल को ऐसे ओवरलैपिंग कराया होगा, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ कि भाई ये मेरा क्या था बेटा, PX है और इसको मैं PX के साथ ओवरलैपिंग कराया, तो आपने बहुत अच्छे से बोला था PX ओवरलैपिंग, ठीक है, ये आपने बोल के रखा था, मैं भी बात को मानता हूँ। चलो ये PX था, इसकी एक और प्रॉब्लम्स है। कैसे बेटा, इस PX को अगर मैं नीचे से लेके आऊँ, मतलब ऐसे, देखो ये हो गया P और इसको मैं ऐसे करके ओवरलैपिंग कराऊँ, तो बताओ इसमें कैसे ओवरलैपिंग होगा, ये कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, ऐसे और ऐसे ओवरलैपिंग होगा ना। अच्छा ये बताओ, अगर आप इसको ऐसे एक्सिस बनाओगे तो ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ऊपर वाला Y, ऊपर और नीचे वाला Z, ऐसे बोलते थे ना, बहुत अच्छी बात है। अभी बताओ ये यहाँ पर पहले देख लो, ये इसका X एक्सिस है, ये भी इसका X एक्सिस है। अभी बता दो यहाँ पर इसका ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस हुआ है क्या, मतलब एक्सिस के जैसे हुआ ना, एक्सिस के थ्रू हुआ होगा,
लेकिन यहाँ पर क्या एक्सिस के थ्रू हुआ है? कैसे बेटा? एक्सिस तो ऐसे ही जा रहा है, ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है? परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा होगा ना भाई। अब भाई ये बताओ, देखो चौक पे समझाता हूँ ना, थोड़ा छोटा हो गया क्या? पीछे वाला दिखाई नहीं देगा, कुछ और दे दो भाई। डस्टर है, काट ठो नहीं है? हाँ ऐसे देखो बेटा, ये आई हैव अ पेन, 2 ठो पेन है, दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये पी ऑर्बिटल्स, इसका और लोब ऐसे बना हुआ है ऐसे करके, और इसका भी कैसे बना हुआ है? ऐसे। तो इसको मैं पी एक्स बोल रहा हूँ। एक बार आपने ऐसे किया और ओवरलैपिंग करा दिया, दूसरी बार आपने कैसे किया है? ऐसे करके। तो ये तो मुड़ नहीं रहा है, ऐसे करके ओवरलैपिंग हो रहा है ना। एक्सिस किधर है बेटा? ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है? परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, लंबवत। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरलैपिंग 2 तरीके से हो सकता है, एक तो एक्सिस के थ्रू हो सकता है या एक्सिस के अलोंग हो सकता है, और दूसरा परपेंडिकुलर हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी ओवरलैपिंग एक्सिस के थ्रू होगा तो उसको हम लोग नाम दे देंगे एक्सियल ओवरलैपिंग, और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो उसको हम लोग नाम दे देंगे क्या? साइडवाइज ओवरलैपिंग, या इसको बोलते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग। अभी मैं लिखवाने वाला हूँगा। तो ये कौन सा ओवरलैपिंग है? कोलैटरल ओवरलैपिंग। इसको मैं और क्या बोल दूंगा बेटा? साइड वाइज, क्योंकि साइड से हो रहा है इसलिए इसको मैं नाम भी दे देता हूं साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये 2 टाइप्स है। तो क्या मैं आगे डिस्कस करवा लूं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग करवा लूं? हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ये मैं आपको समझा रहा था, आपका पेन देने भूल गया, माफ़ करें जरा। तो कॉपी की पहले लिख लो बेटा, 2 टाइप के ओवरलैपिंग, एक तो होगा एक्सियल और दूसरा होगा साइड वाइज। मैं हिंदी में ही बताऊंगा, देखिएगा बड़ा मजा आएगा। अरे अभी मैं फिर से बना रहा हूँ मेरी बच्ची, क्या टेंशन ले रही? अपने बच्चों के साथ अत्याचार नहीं करते हम। ठीक है बेटा, कौन कौन सा ओवरलैपिंग? एक तो मैंने बोला है एक्सियल ओवरलैपिंग, हिंदी में बता दो हिम्मत हो तो क्या बोलेंगे इसको? अक्षीय अतिव्यापन, अतिव्यापन। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं बेटा? साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इसको और क्या नाम दिया हूं मैं? कोलैटरल ओवरलैपिंग बोला हूँ क्या? बहुत अच्छी बात है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। ये आप लिख डालो, और अभी मैं आपको समझा देता हूँ 1 बाय 1 करके। यही है बेटा जो 3 मार्क्स के अंदर में आता है ज़्यादातर। कितने मार्क्स का? गारंटी देखना इस पेपर में आएगा 100% हाफ ईयरली के अंदर में। फाइनल में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, कर लिए? कॉपी हो गया? अरे बाप रे, इतना धीरे। तो एक तो है साइडवाइज, एक है एक्सियल ओवरलैपिंग। तो चलो हम इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी कॉपी हो जाएगा तो बता देना भाई। साइड वाइज ओवरलैपिंग लिख रहा हूं या कोलैटरल ओवरलैपिंग लिखा हूं? व्यापन बेटा, व्यापक बोल रही, व्यापन। व्यापन ऊपर में लिखा हूं बोराई। तो चलें आगे, देखो आप, देखो, सुनो सुनो सुनो, अब कुछ नहीं करना भाई। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या बोला बेटा? कि एक्सिस के थ्रू होता है। मतलब मैंने ऐसे बनाया, मतलब मैंने ऐसे बनाया। और बताओ इसका एक्स कैसे? ऐसे। इसका एक्स कैसे? ऐसे ही ना बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो कौन ओवरलैपिंग बता दो भाई, कौन सा ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग। अच्छा, इसमें कैसे हुआ करता था? यहाँ पर मैं ये P बनाया तो दूसरा ऐसे होगा, इसका एक्सिस ऐसे, तो कैसे होगा बेटा ओवरलैपिंग? एकदम लंबवत। तो पहली पॉइंट हम यही बना के लिख दें क्या? कि एक्सियल ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होता है, जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है। मतलब अक्ष के लंबवत होता है, और ये अक्ष क्या बोलेंगे?
अक्ष से होकर होता है। अब जो भी लिख दो मैं इंग्लिश में लिखवा दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत टर्म चल जाएगा ना, समझ में तो आ गई। तो लिखो, लिखना बेटा अक्षीय अतिव्यापन के साइड में या एक्सियल ओवरलैपिंग की साइड में। तो लिखो अक्षीय अतिव्यापन या एक्सियल ओवरलैपिंग, आप जो भी लिख लो। मुझे पता है आप एक्सियल ओवरलैपिंग ही लिखोगे, पर मैं तो स्टाइल मारने के लिए बोल दिया था। क्या बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग एक्सिस के थ्रू होता है, एक्सिस के अलोंग होता है। लिखो एक्सिस के अलोंग होता है, एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, इधर क्या लिखोगे बेटा, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस के लंबवत होता है। इसको मैं हिंदी में लिखवा सकता हूं, अक्ष के लंबवत होता है। हाँ, इधर लिखो साइड वाइज ओवरलैपिंग, या आप लिख सकते हो या ओवरलैपिंग, आप जो भी लिख लो। हाँ, साइड वाइज ओवरलैपिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस के लंबवत लिख लो या परपेंडिकुलर लिख लो, लंबवत होता है। लिख लिए? अच्छा ना बेटा, आप ये बताओ, जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि सिग्मा होते हैं, पाई होते हैं, डेल्टा होते हैं। आपने ये नहीं पूछा हमको पता कैसे चलेगा कब कब सिग्मा बन जाएगा, तो पता चलेगा अभी। ठीक है, जब भी कभी एक्सियल ओवरलैपिंग हुए तो समझ जाना 100% वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग हो तो 100% वहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो लिखो डेल्टा बॉन्ड, वो हम करेंगे, उसको अलग टाइप के डी सबसेल्स के अंदर में पाए जाते हैं, डी ऑर्बिटल के बीच में पाए जाते हैं, उसको मैं आपको अगले साल पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर में क्लास 12th में। अभी छोड़ दो, अगर आपसे कोई पूछे तो बोला मैं 12th में जाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, अभी नहीं बता पाऊंगी, हमको नहीं बताने बोला गया है। तो लिखो बेटा, क्या लिखोगे कि एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हो गया, इधर क्या लिखोगे बेटा, हाँ, साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चले? ओहो, अच्छा ड्राइंग नहीं बनाए हो, बना लेना, लास्ट में बना लेना, लास्ट में बना लेना, देख लो। और क्या बेटा, अब सुन लो, और सुन लो, क्या सुन लो भाई, देखो सिग्मा बॉन्ड में या एक्सियल ओवरलैपिंग ना ज़्यादा अमाउंट में होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो मतलब ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा और वो उसमें ओवरलैपिंग कम होता। आप देखो ना, इसमें हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में करा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है क्या, मतलब एक्सटेंड ओवरलैपिंग कम दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो क्या लिखोगे बेटा कि एक्सियल ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है। तो लिखो एक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सियल ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, इधर क्या लिखोगे, कम मात्रा में होता है। शॉर्ट में लिख लो, आगे लिख ले रहना घर में जाके। इधर क्या लिखो बेटा, कम मात्रा में होता है। हो गया। दूसरी बात ये एक और बन सकता है बेटा कि भाई जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा तो जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा क्या, पाई बॉन्ड के कंपेयर में। तो क्या लिखोगे, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं जबकि पाई बॉन्ड वीक होते हैं, तुलनात्मक रूप से
तो लिखो बेटा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रबल बंध होते हैं। प्रबल, हाँ, स्ट्रॉन्ग या प्रबल, आप जो भी लिख लो। इधर क्या लिखोगे बेटा, पाई बॉन्ड वीक होते हैं, कमजोर या दुर्बल, हाँ दुर्बल लिखो। हाँ देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपस, मैं बता देता हूँ। हाँ क्वेश्चन बेटा ऐसे ही पूछ सकता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर बताओ, तो क्या लिखोगे, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, इसमें साइड वाइज से बनता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। एक बात और सुन लो आराम से, बहुत अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ। अगर ऐसे कहीं पूछ ले तो एक्सियल ओवरलैपिंग एक ही बार होता है, जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग एक से अधिक बार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात लिखना है, जैसे साइड वाइज 2 बार पॉसिबल है, इसीलिए 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, लेकिन एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज और ऑलवेज एक ही बार पॉसिबल है। तो लिख डालो, एक्सियल ओवरलैपिंग ओनली वन, हाँ क्या लिखो बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग केवल एक बार पॉसिबल होता है। तारिक सर है क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग केवल एक बार पॉसिबल होता है, जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग 2 बार हो सकता है। अच्छा बेटा एक और बात है, ध्यान से देख लो कैसे, मुझे ये बताओ एक्सियल एस को क्या कराता हूँ बेटा, एस को मैं एस के साथ ओवरलैपिंग कराऊँ, तो ये तो एक्सिस के थ्रू ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है? आप एस को किसके साथ करा दो, बी के साथ, इसका साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्या होगा बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग एस एस या एस पी में पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करके दिखाओ, बोला संभव नहीं हो पाएगा। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग केवल और केवल किसके किसके बीच पाया जाएगा, पी पी ओवरलैपिंग के बीच पाया जाएगा, मतलब पी और पी ऑर्बिटल के बीच पाया जाएगा, जबकि एक्सियल ओवरलैपिंग एस एस के बीच, एस पी के बीच और पी पी के बीच भी हो सकता है। तो लिखो एक्सियल ओवरलैपिंग की साइड में क्या लिखोगे, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग एस एस कॉमा एस पी कॉमा पी पी ऑर्बिटल के बीच हो सकता है, के बीच हो सकता है। हो गया। इधर क्या लिखोगे बेटा, केवल पीपी ऑर्बिटल के बीच पॉसिबल है। तो लिख लो साइड वाइज ओवरलैपिंग केवल पीपी ओवरलैप नहीं, पीपी ऑर्बिटल के बीच हो सकता है या संभव होता है, आप जो भी लिख लो। हाँ हाँ भाई, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें से, कोई क्वेश्चन पूछ रही थी ना, कौन बच्ची थी? हाँ पाई बॉन्ड कहाँ, पाई कहाँ लिखा हूँ मैं, सिग्मा बॉन्ड कहाँ से आगे बोल रही, जब ये दोनों ओवरलैपिंग करते हैं ना भाई, बता हम लोग ये ऑर्बिटल्स कहाँ, एटम्स के थे ना, तो एटम जब एटम से मिलता है तो क्या बनता है, बॉन्ड बनता है ना। तो बॉन्ड कौन कौन सा होता है बेटा, सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, ये बता के रखा हूँ ना। तो अगर भाई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगा तो उसके ऑर्बिटल से मिलते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, तो ऑर्बिटल मिलेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग जब होता है तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड आया है वो एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रही थी, ठीक है ना, क्लियर। हाँ और बताओ, हाँ इसे कॉपी कर लो, डायग्राम बना लो बेटा। अब फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ओवरलैपिंग मतलब कि अतिव्यापन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये कुछ कुछ फैक्टर हैं जो आपके कंपटीशन में बहुत काम आते हैं, ये हेल्प भी करेगा आपको कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो लिखो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ओवरलैपिंग। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ओवरलैपिंग।
हाँ बेटा, हिंदी में क्या बोलूँ पता चल गया ना। ओवरलैपिंग को प्रभावित करने वाले कारक। चलो देखो, हालांकि जिसको हिंदी में वो लिख सकते हो, हिंदी में देख के मैं बता भी दिया हूँ। अब सुन लो, लेकिन अब क्या करने वाले हैं, किसके कौन कौन से फैक्टर हैं यहाँ पर। कुछ कुछ फैक्टर काम की चीज़ें हैं। पहला फैक्टर है बेटा एटॉमिक साइज। क्या भाई? एटॉमिक साइज। अब देखो ये क्या बोलता है, इसको वो हो सकता है एटॉमिक रेडियाई लिख के दे दे, उसकी मतलब है, दोनों का मतलब मैं पढ़ा के रखा हूँ कि एटॉमिक रेडियाई को एटॉमिक साइज भी बोलते हैं। अब देखो क्या करते हैं, ये बोलता है कि जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ते जाता है उसकी ओवरलैपिंग भी कम होते जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप साइज ऑफ एटम्स क्या होगा भाई, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स होना चाहिए था, तो मैं एटम का लिख रहा हूँ, साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब क्या लिखे, गड़बड़ हो गया, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल होगा सेकंड नंबर, साइज ऑफ ऑर्बिटल ये होगा। देखो बेटा, ऑर्बिटल का जितना ज़्यादा साइज होगा उसका ओवरलैपिंग उतना कम होगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि साइज ऑफ ऑर्बिटल अगर इंक्रीज होता है तो ओवरलैपिंग क्या होगी, ओवरलैपिंग डिक्रीज होगा। इसका मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या लिख सकता हूं कि ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल लिख सकता हूं। यही आपको लिखना था। अब देखो आपको मैं समझाता हूं, अगर ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अभी मैं आपको इसको फोटो में समझाऊंगा। फोटो समझते हो? देखो इधर, जैसे बेटा ये हमारा वनस है और इसको मैं अगेन वनस के साथ करा रहा हूँ, ऐसे ऐसे। बताओ इसके साइज पहले ऑर्बिट के हैं तो कम होगा। तो ये कौन सा ओवरलैपिंग मेरे बच्चों, एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगा। और एस एस ओवरलैपिंग दूसरा, यहाँ पर मैं क्या बना दिया 2s, किसको क्या करा रहा हूँ 2s। बताओ 2s तो थोड़ा बड़ा साइज के होते हैं ना, इसका मतलब साइज को मैं थोड़ा और बड़ा बना दिया, इसका साइज को और बड़ा बना दिया, तो ओवरलैपिंग भी कुछ इस तरह से बना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि अगर मैं इसको A बोल दूं और इसको मैं B बोल दूं तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ओवरलैपिंग कम होते जाएगा। इसका मतलब ओवरलैपिंग इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी, A की ज़्यादा होगी, क्योंकि A की साइज कम है। तो क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर कि ओवरलैपिंग का अगर मैं ऑर्डर लिखना पसंद करूं तो लिखूंगा A इज ग्रेटर देन B। रीजन का होगा साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स? कॉपी कितना इजी है सर, साइज ऑफ ऑर्बिटल, सर ऑर्बिटल का साइज बढ़ने से ओवरलैपिंग डिक्रीज होता है। हाँ लिखना है बेटा। देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, उसको हम फोटो में समझा देते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ बेटा, और क्या पढ़ने वाले हैं इसका फैक्टर नंबर 2। तो फैक्टर नंबर 2 क्या है? देखो ये बोर्ड तो बहुत बड़ी है वैसे रहने के लिए, लेकिन यहाँ एरिया थोड़ा कम कवर होता है, इस वजह से गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो बोर्ड आराम से 2 पार्ट में डिवाइड करके पूरा समझा सकते थे एक ही बार में, पर एरिया ये तो पीछे रखना पड़ने, पीछे रखेंगे तो हो जाएगा। हाँ तो आराम से आ जाते उसमें। हाँ मेरे गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलो बेटा क्या करने वाले हैं, हाँ देखो देखो अब कुछ नहीं करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, और उसका नाम है डायरेक्शनल कैरेक्टर। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डायरेक्शनल कैरेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दिशात्मक प्रकृति। अब ये बता दो, अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब समझते हो दिशात्मक प्रकृति का, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल से लिख लेते हैं। ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर, या किसका बेटा, ऑर्बिटल की दिशात्मक प्रकृति। इसका मतलब क्या है अभी मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से देख लो।
मेरे बच्चों S है। अब अगर मैं S का S के साथ ओवरलैपिंग कराऊं तो मैं चाहे S को यहाँ से लेके आ जाऊं या इस S को यहाँ से लेके आ जाऊं या इस S को यहाँ से लेके आ जाऊं या यहाँ से लेके आ जाऊं, सभी जगहों पर S का ओवरलैपिंग पॉसिबल है। पॉसिबल है ना भाई? इधर से लाओ, इधर से लाओ, इधर कहीं से भी ला सकते हो। क्या ये S और S का ओवरलैपिंग डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब भाई कहाँ से लेके आ जाओ तो कहाँ डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। मतलब कि S का ओवरलैपिंग डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल होंगे। और नॉन डायरेक्शनल को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? अदिशात्मक। लेकिन सुन लो, अगर बाई चांसेस आप P ले लो, आओ इसको आप यहां से ले आओ तो इधर से तो आपको पॉसिबल है, यहां से भी आपका पॉसिबल। इधर से ला के दिखाओ, इधर से ला के दिखाओ, इधर से केवल क्या है? दो ही डायरेक्शन पर पॉसिबल है। या तो आप एक्सिस के अलोंग लेके आओ या एक्सिस के परपेंडिकुलर लेके आओ, बाकी इधर उधर से नहीं ला सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि P ऑर्बिटल या PP ओवरलैपिंग डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब PP ओवरलैपिंग डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्शनल इन नेचर। समझ में आ गया? तो S तो नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन P क्या है? डायरेक्शनल है। और ये रूल ये कहता है कि जितना ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा उसकी ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब किसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी? PP की। किसके कंपेयर में? समझ गए? तो आगे लिखो, क्या लिखोगे बेटा? डायरेक्शनल कैरेक्टर पहले लिख लो। मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ और शायद सफलता हासिल हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरलैपिंग। जितना ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग कॉपी। बस यही लिखना है बेटा। एक और है, उसको और लिखना, परसेंटेज S कैरेक्टर। और ये आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ बेटा चलो, क्या करने वाले हैं हम लोग ये करने वाले हैं इसकी थर्ड। और थर्ड है बेटा परसेंटेज S कैरेक्टर। ये ना आपको मैं हाबिटेशन समझा दूंगा, जस्ट थोड़े दिन बाद आने वाला है। शायद कल तो क्लास नहीं हुई, सैटरडे को पढ़ा दूंगा। ये मंडे को मैं आपको बता दूंगा परसेंटेज S कैरेक्टर का होता है। कल टेस्ट होगा बेटा तुम लोग की, ठीक है? मंडे छुट्टी नहीं है, मंडे 1 तारीख है, मंडे छुट्टी नहीं है। नहीं रहता यहाँ, नहीं रहता, नहीं रहेगा। अच्छा चलो देखो, अगर होगा तो अलग बात है, अगर होगा तो फिर दीपावली की बात। लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं आपको मंडे का एक्सप्लेन करा दूंगा। परसेंटेज कैरेक्टर पूरा विथ प्रूफ विथ कैलकुलेशन सब सीख जाओगे। फिलहाल में अभी याद कर लो। ये बोलता है ये बेटा, क्योंकि इसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं, ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा कि जैसे जैसे परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीज होगा इसकी ओवरलैपिंग भी इंक्रीज होगी। बस ये याद कर लो, बाकी मैं आगे आपको पूरा समझा दूंगा। बस इतना लिख लो आप कि डायरेक्शनल नहीं, परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीज होने से ओवरलैपिंग भी इंक्रीज होता है। बस ये कॉपी कर लो, आगे हम लोग और कुछ पॉइंट पर डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो अब क्या करने वाले होंगे? अब हम लोग करने वाले होंगे भाई, हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाने सीख गए थे। मतलब एटम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना में सिखा दिया था। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई एटम जब दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाता है तो इसका भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा, तो वो हम बनाते हैं। हालांकि आपको तुरंत बन जाएगा, मैं बहुत सारा सिखा भी दिया हूँ, पर थोड़ा सा इसका कुछ एक्सेप्शनल भी है, आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो पहले लिखो बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अणुओं का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल्स। और मैं कुछ बच्चों को होमवर्क दिया था, वही एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स का लेविस डॉट स्ट्रक्चर था, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा कुछ मॉलिक्यूल्स का, ठीक है? चलो मैं सबसे पहले स्टार्ट कराता हूं बेटा यहाँ से C2H4 का। इसका क्या बनाना है? मॉलिक्यूल्स है ना?
अच्छा, तो कैसे करेंगे बेटा? देखो कार्बन 2 तो है, कार्बन बना लो। कार्बन कौन सा ग्रुप? 16 बोल रही, 14 मतलब कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? अच्छा, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, 4 है ना, तो मैं ऐसे बना दूँ स्टाइल मारने के लिए, ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे। अब बताओ कितने हाइड्रोजन है? H के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? कितने? इस हाइड्रोजन के पास कितने? 1 ऐसे होंगे ना। बताओ इसका इलेक्ट्रॉन कैसे बना लो। अगर आप चाहो तो क्रॉस भी लगा सकते हो, मैं ऐसे लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं है। ये तो पहले इसका इलेक्ट्रॉन्स था, ये पहले इसका इलेक्ट्रॉन्स था, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, और ये ऐसे और ऐसे है, ठीक है। ये तो सारे एटम्स का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? इसको भी, हाइड्रोजन को 2 एक ना, हाँ मत सही बोल रही, एक मतलब कि इसको 2 चाहिए, एक ही चाहिए तो 2 हो जाएंगे उसके पास। अब क्या करना बेटा, इसका हम लोग बना लेते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनाऊंगा? मॉलिक्यूल्स का बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। कार्बन कार्बन, बताओ यहाँ पर कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो पहली बात ये ऐसे बनाओ और ये ऐसे बनाओ। अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर है, तो ये किसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बन गया बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर करोगे तो ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना। यहाँ पर भी आप बना लो ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स। ये किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स। अब काउंट करके देखो कि कार्बन और हाइड्रोजन के पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए कि नहीं बैलेंस शेल में? हो गया ना। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पर जब कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाए हैं तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम का इन्वॉल्व हुआ है? एक एटम का बोल रहा हूँ, कार्बन का कार्बन के साथ में बोल रहा हूँ। 2 हुए ना, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और जब कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया तो एक एक मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन का कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, तो कितना बॉन्ड बनेगा? इसको यहाँ पर बना दूँ, इसको यहाँ पर बना दूँ, यही है बेटा। इसका नाम क्या है? इथिलीन। इथिलीन, इथीन भी बोलते हैं, इसको इथिलीन बोलोगे आप, या आप चाहो तो इथीन लिख लो। फिलहाल में इसको आपने पढ़ा होगा, इथीन लिख लो, कोई बात नहीं है बेटा, आप ऐसे कर लो। ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। ये क्या है? मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और ये किसका था? एटम्स का। ये तो मैं सिखाया था, अब यही मैं सिखा दिया। अब ये तो आप बना लोगे मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों का, तो पहले कॉपी करो। इसका कुछ एक्सेप्शनल है वो मैं आपको सिखाता हूँ, और वहीं से एक नया थ्योरी जनरेट होगा जिसको VBT बोलेंगे हम लोग। नहीं है, अब देख लेते हैं। लिख लो इसका एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब ये रूल को फॉलो नहीं करता है। देखिएगा कैसे, आप खुद ही बता दोगे। देखो बेटा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पास AlCl3, ठीक है। इसका पहले बताते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। कितना होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स ना होवे तो वो फिर अनस्टेबल होगा। चेक करके देखते हैं जरा। बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा? कौन सा होगा सेंट्रल एटम? Al ना। कौन सा ग्रुप? 13 का है। 13 का मतलब? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये हो गया। बताओ क्लोरीन कौन सा ग्रुप? 17 का मतलब? कंफर्म? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? हाँ भाई, जिसको ये पता नहीं चल रहा होगा ना, फिर वो तो बोलेगा ये बिंदु बिंदु हमको तो कौन समझ नहीं आ रहा है। ऐसी ना बेटा? हाँ ऐसी होगा। अब बना देते हैं तीनों को। तो मैं इधर बनाता हूँ, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा एल्युमिनियम। तो ये 1 2 और 3 ये क्लोरीन है। तो यहाँ पर आप बना लो कुछ इस तरह से, ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो ये इसके साथ इन्वॉल्व हो गया और ये इसके साथ इन्वॉल्व हो गया, और यहाँ पर और क्लोरीन होगा। तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, बाकी आप बना लो। इसका ऐसे बनाओ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ऐसे है। आप ऐसे बना लो। ये इलेक्ट्रॉन को चाहो तो आप यहाँ लिख लो, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, क्लोरीन के पास चेक करके देखो कि क्लोरीन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। हो गया ना?
क्या एल्युमिनियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? अच्छा, कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करो? 2 4 6। इसके बैलेंस सेल में होना चाहिए 8, लेकिन है कितने? इसका मतलब ये क्या होगा? अनस्टेबल, लेकिन ये होता है स्टेबल। ठीक है, इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग, ये हम पढ़ेंगे आगे। अब मैं बताऊंगा, पर ये एक्सेप्शनल है बेटा। इसको जब पूछा गया लेवाइस से तो बता दो भाई कि लेविस, तुम ये बताओ कि तुम ऐसा बोल रहे हो तो इसको तो अनस्टेबल होना चाहिए थे, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है, तो क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, ये तो और है, और भी एग्जाम्पल है, आप निकाल के देख लेना। BH3, ठीक है, इसको B2H6 भी लिखे रहते कहीं बुक्स में, तो BH3 या आप BCl3, ये सारे के सारे निकाल के देखना। इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फिर भी ये स्टेबल होता है। तो यही इसके क्या हैं? एक्सेप्शनल केसेस हैं। और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके पास नहीं होगा फिर भी स्टेबल होगा। ठीक है, ये बेटा ये आप इसे बना लेना, इसका बनाना होमवर्क रहेगा। कल से आपको मैं बताऊंगा इसका VBT थ्योरी। ठीक है, अच्छा हाँ, मतलब जब भी होगा क्लासेस तब की बात बोल रहा हूँ। रफ कर दें।